सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी होती है, हादसों की कोई वजह भी होती है। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अमलेंदु जी जो एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री, उसका भी हम जिक्र करेंगे। वो वहां पर पहुंच रहे हैं और मानवीयता भी किस तरीके से मानवीयता शून्य हो गई है कि वहां पर वो रील बनवा रहे हैं, यानी अपनी वीडियोग्राफी करवा रहे हैं घटना स्थल का दौरा करते हुए। वो भी उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने हादसों को लेकर। और उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है कि आखिर सरकार क्या करती है, सरकार की फिर जिम्मेदारी क्या है। आप हवाई अड्डों को प्राइवेट एजेंसीज को दे दीजिए, प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए, हवाई जहाज़ों का, हवाई जो जहाज़ संचालित करने वाली कंपनियां हैं उनको आप प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए, फिर सरकार का काम क्या रह जाता है? और अगर फिर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुन लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या जब वो दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे हैं अहमदाबाद में, इस घटना के बाद। है एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन तमाम एक्सीडेंट्स, चाहे जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि रेल दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी संख्या में कितने लोगों की जान गई है। और ये भारत में ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो हवाई दुर्घटनाएं हैं उनमें से एक है। और सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना, इस तरह की घटना नहीं हुई रिहायशी इलाके में जाकर और उड़ान भरते ही ये दुर्घटना हो रही है। आखिर कौन उसके जिम्मेदार? तो कोई होगा, लेकिन जिम्मेदारी तय भी नहीं होगी। दुर्घटनाएं हो गई तो उसको मान लिया जाएगा, ये फिर तो बड़ा जो इग्नोरेंस है, यानी तमाम चीज़ों की आप उपेक्षा हो रही है कि इसका कोई जिम्मेदार ही नहीं है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि आखिर फिर सरकार क्या करती है। ये जो हम देख रहे हैं ये विजुअल्स भी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले पवन खेड़ा का वो ट्वीट देख लेते हैं जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। और पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और लोग मरते हैं तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर ही सकते हैं, न कि कंधे उचकाकर भाग्य पर व्याख्यान दे सकते हैं। कोई भी दुर्घटना को रोक नहीं सकता, यह त्याग है। अगर कुछ भी रोका नहीं जा सकता तो हमारे पास मंत्रालय क्यों है? विमानन दुर्घटनाएं ईश्वरीय कृत्य नहीं है, उन्हें रोका जा सकता है। इसीलिए हमारे पास विमानन नियामक, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संकट प्रतिक्रिया प्रणाली है। गृह मंत्री के तर्क के अनुसार क्या हमें सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, विनियमन या संकट की तैयारी में निवेश करना बंद कर देना चाहिए? बस इसे भाग्य पर छोड़ दें और इसे ख़त्म कर दें। बिल्कुल सही बात है कि आखिर दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो तय की ही जा सकती है और जिम्मेदारी तय की भी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना अगर हो रही है तो उसके पीछे कारण है। चाहे वो विमान जो जिस कंपनी का विमान है उस विमान में कोई दिक्कत है, मेंटेनेंस में दिक्कत है, या फिर उसका जो सिस्टम है उसको चेक करने वाला उसमें कहीं दिक्कत है, मैन पावर में दिक्कत है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। और जिस तरह से प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही हैं, प्रारंभिक जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक ये शुरुआत में ही जैसे ही टेक ऑफ कर रहा है, यानी विमान हवा उड़ान भर रहा है, वैसे ही उसमें दिक्कतें आने लगी। और जो जीवित बचे हुए हैं विश्वास कुमार, वो कह रहे हैं कि विश्वास कुमार रमेश उनका नाम है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के। उन्होंने बताया है कि ये पायलट ने कोशिश की कि सबको बचाया जा सके, लेकिन वो अब नाकाम रहे उस कोशिश में, चूंकि इतनी कम ऊंचाई पर विमान था कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस करने का समय ही नहीं मिला और वो जाकर दो हिस्सों में बट गया, टकरा गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, उसमें ब्लास्ट हो गया। यही नहीं, जहां जिस जगह गिरा है वहां भी कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, कई लोग अभी भी घायल हैं। और कि वास्तव में अभी 265 की जानकारी मिली है कि 241 जो विमान में सवार यात्री थे और क्रू मेंबर्स थे, उनके अलावा जो करीब 25 लोगों की जान गई है जो वहां पर स्थानीय लोग थे, यानी उसके चपेट में आए हैं जहां पर विमान गिरा है, हादसा हुआ है। पर ये इस बयान को लेकर, गृह मंत्री के इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और ऐसी दुर्घटनाओं पर, इससे छोटी दुर्घटनाओं पर भी, चाहे रेल दुर्घटनाएं हुई हों, विमान हादसे हुए हों, मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते रहे हैं, जिम्मेदारी तय होती रही है। लेकिन ये गृह मंत्री का ये बयान बताता है कि कितनी भी बड़ी दुर्घटना हुई हो, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होनी। हाँ, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होनी है। और समीर जी, आपको याद होगा कि जो अब रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कह भी दिया था कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते जी। काफ़ी पहले की हालांकि बात है, लेकिन वो फिर से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सवाल यहाँ इस्तीफे का नहीं, सवाल जिम्मेदारी का है कि जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है।
जी। सरकार नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है, ये है। राजनाथ सिंह की बाइक भी सुन सकते हैं, पुरानी, हालांकि बहुत पुरानी बाइक है, शू की है एकदम, लेकिन वो सुन सकते हैं लगभग 7 जी बिल्कुल, क्योंकि जो बात गृह मंत्री कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं है। तो सुनते हैं, जिम्मेदारी नहीं तय होती है और इस्तीफे नहीं तय होते हैं, तो फिर सवाल ये है कि फिर क्या चीज़ होता है, सरकार क्या करती है। सुनते हैं राजनाथ सिंह का पुराना बयान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो उन्होंने जिम्मेदारी तय करने के मामले में दिया था। इस्तीफे नहीं होते हैं, जिम्मेदारी तय नहीं होती है, दुर्घटना हो गई तो हो गई, अब क्यों हो गई, कौन उसमें दोषी है, कहीं कोई बड़ी घटना हो जा रही है, कहीं भगदड़ हो जा रही है, क्यों हो जा रही है, कोई दोषी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर आगे भी उस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं होती है, किसी के इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। कितने राजनाथ सिंह का ये जो बयान है, पुराना बयान है, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं जी कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। और दूसरी इसके जरिए वो ये भी बता रहे हैं कि यूपीए सरकार जो थी वो जिम्मेदारी वाली सरकार थी, वहाँ इस्तीफे हो जाते थे, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, तो यहाँ इस्तीफे नहीं होते जी। तो ये है। तो अब जो चाहे अमित शाह जो कह रहे हो, समीर जी, या राजनाथ सिंह जी का ये पुराना बयान है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सरकार में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार में सब है जी। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये उनका कहना है। इधर समीर जी जो इसकी बार बार आ रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स इस पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जी। एक सेवारत वाणिज्यिक पायलट है अरिंदम दत्ता, और उन्होंने अपनी बात रखी है कि उनका जो कहना है, उनका कहना ये है कि जो लैंडिंग गियर था वो हवा में मतलब खुला हुआ था, वो जबकि उसे बंद हो जाना चाहिए था। तो उनकी भी हम बाइट सुन सकते हैं कि वो इस पर क्या प्रकाश डाल रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि सब जांच के बाद ही होगा, वो भी कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स अभी नहीं मिला है, तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही इस पर कुछ किया जा सकता है, मतलब कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, विशेषज्ञ तमाम तरह की अपनी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, किन वजहों से ये घटना हो सकती है। असल वजह तो तभी पता चलेगी जब इस जांच होगी और ब्लैक बॉक्स मिलेगा। ब्लैक बॉक्स वो डेटा रिकॉर्डर होता है जिसमें तमाम जानकारियां उसमें रहती हैं उड़ान भरते समय, और कॉकपिट में यानी जो वहां पर पायलट हैं उन लोगों के बीच क्या बातचीत चल रही है, उन सब का एक पूरा डेटाबेस होता है जिसमें रहता है। तो खैर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, क्या आशंकाएं जता रहे हैं, किस वजह से ये हादसा हो सकता है, उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। सर्विंग कैप्टन है, पायलट हैं, इनको पता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। इनका ये कहना है कि किस तरीके से वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। हालांकि सारी चीज़ें जांच के बाद आएंगी। अरिंदम दत्ता जो कह रहे थे उसका लबोलुआब ये है कि जब तक ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हो जाता और उसकी जांच नहीं हो जाती, मैं आपको सटीक विवरण नहीं दे सकता। हमें पता चला कि उड़ान भरने के बाद लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था, इसे 50 से 60 फीट बाद ऊपर होना चाहिए था, और फिर ये 30 से 40 सेकंड के भीतर नीचे गिर गया। भारी मात्रा में ईंधन, कम से कम 90 से 100 टन ईंधन, ये विमानन गैसोलीन है, ये प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा ये ज्वलनशील होती है। छोटी सी चिंगारी के साथ भी इसमें ब्लास्ट हो सकता है। सुरक्षा ऑडिट हमें जब इसकी जांच होगी तब वास्तव जो कारण है, मुख्य कारण है, उनके बारे में पता चल सकता है। लेकिन मुख्य कारण 2 से 3 हो सकते हैं, एक तो मैकेनिकल और दूसरा मानवीय त्रुटि और फिर मौसम। इन तीनों की बात कही जा रही है कि ये इनमें से कोई कारण हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल, और ख़ास तौर पर जो जीवित बचे सज्जन हैं, विश्वास कुमार, उनका ये कहना है, उनकी बातों से अगर समझा जाए तो इसमें उड़ान भरने के साथ ही दिक्कतें शुरू हो गई थी, क्योंकि पायलट हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाने लगे, और बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो उस विमान को, हादसे को बचा नहीं पाए। जी, विमान हादसे को बचा नहीं पाए, और मतलब हादसा हो गया, उन्होंने तुरंत ही कॉल दे दी थी। जी, ये आ रहा है बराबर। और ये अरिंदम दत्ता जो है ये भी बता रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर जो कुछ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा उसने मतलब पायलट ने साहसिक काम किया, उसे मेडे कॉल भी तुरंत दी। यानी समझिए करीब 58 या 59 सेकंड का तो वीडियो दिख ही रहा है जिसमें गिर गया, हो गया। उड़ान भरने के 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो यानी उसको पायलट को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये समझिए कि अगर 58 सेकंड में चीज़ हो गई तो ये एकदम से तो होने वाली चीज़ नहीं है। और दिल्ली से चल के विमान गया था 2 घंटे के लगभग, उसके बाद वहाँ पे हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ खामी जो है वो एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच से ही सामने आएगा कि हुआ क्या है। ये कुल मिलाकर अच्छा, एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी की, देखिए वही होता है कि जिसको बचना होता है उसके साथ कोई न कोई एक वजह बन जाती है। जैसे विश्वास कुमार राजेश हैं, ये इनको सीधे नीचे आ गए, उस पूरे
हादसे में वहां पर कोई यात्री, कोई पायलट नहीं बचा, लेकिन वो अचानक बच गए और स्वस्थ हैं, थोड़ी बहुत चोटें उनको आई हैं। उसी तरीके से एक महिला है, वो जा रही थी और उनको देर हो गई, 10 मिनट पहुंच देर ही हो नहीं गई। पाई। हाँ 10 मिनट देर हो गई और वो जब तक पहुंची तब तक वो बंद हो गया गेट, उनको जाने नहीं दिया गया। हाँ। तो सड़कों पे लिखा रहता है ना, दुर्घटना से देर भली। तो दुर्घटना से देर भली, अब इनकी समझ में, मतलब इन महिला जो है, इनके साथ जो हुआ वो समझ में आया कि अगर ये 10 मिनट पहले पहुंच जाती जल्दबाजी करके तो ये भी नहीं बच पाती, ये भी उसी में होती जो सब लोग चले गए। तो अब जो है कि वो जो मतलब बचाने वाला जो बड़ा होता तो बचाने वाले ने इनको बचाया। मतलब समय जो है वो इसलिए कहा था, समय बहुत बलवान है। और हम सुन सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं समीर जी। कह रहे, बता रही हैं, सुनते हैं उनको कि क्या कहना है उनका। और बता रही हैं कि ट्रैफिक में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई और फ्लाइट उनकी छूट गई। फ्लाइट छूट गई, वो उनकी जान बच गई, क्योंकि उसमें सभी लोगों की जान चली गई एक व्यक्ति को छोड़कर। सुनते हैं क्या कहना है इनका, इन महिला का जो जिनकी फ्लाइट छूट गई और नहीं जा पाई उसमें, और जिसकी वजह से जान उनकी बच गई। गुजरात के भरूच की रहने वाली हैं, लंदन जा रही थी लेकिन ट्रैफिक में फंस गई और उस वजह से ये 10 मिनट लेट हो गई। 10 मिनट की ये देरी उनकी जान बचाने की क्या एक कारण बन गई। यानी देर होने से उनको ये फ़ायदा हो गया कि कम से कम वो उस फ्लाइट में नहीं चढ़ पाई और उनकी जान बच गई। लेकिन उस फ्लाइट में एक और सज्जन जो मौजूद थे वो भी बचे हैं। बहुत कुछ उन्होंने अभी नहीं बताया, चूँकि उनसे बातचीत अभी लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उससे ये पता लगता है कि जैसे ही उड़ान भरी, विमान की दिक्कतें सामने आने लगी। हालांकि ये भी बात तो हो रही है, अब ये सारी चीज़ें जो विशेषज्ञ हैं, तकनीकी जानकार हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो रनवे पर अगर उड़ान भरते समय ही दिक्कत आई थी तो तब भी उसको बचाया जा सकता था, लेकिन वो कुछ सेकंड्स का ही मामला है। उतनी देर में जो कोशिशें करनी चाहिए थी पायलट को, उन्होंने की, जैसा कि जो बचे हुए सज्जन हैं वो विश्वास कुमार वो बता रहे हैं। लेकिन उतना समय पर्याप्त नहीं था और चूंकि बहुत नीचे ही था, ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाया था, ज़्यादा ऊंचा नहीं पहुंच पाया था विमान, और ये हादसा हो गया। लेकिन इस हादसे को लेकर तो ये जांच के बाद ये पता चलेगा, पर इससे बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें, जो लापरवाही और जो एक मानवीय उसका जो एंगल होता है, उस पर जो बातें हो रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा भी की जानी चाहिए। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान हो कि दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी बात होती है। क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदार कोई नहीं है। और दूसरी ओर जिस विभाग के अंतर्गत ये विमानन मंत्रालय आता है, उसके मंत्री वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ रील बनाते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए पोस्ट की है, उस पर वो सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो रील बनाई है उसके बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ गाने लगा दिए हैं, म्यूज़िक लगा दिया है, साउंड लगा दिया है। ये वो रील है। हालांकि हम आपको गाने नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन इससे ये पता लग रहा है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत की वीडियोग्राफी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, हालांकि मंत्री है, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर पहुंचे ही होंगे वहां पर, मीडिया के लोग भी पहुंचे होंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी ये करना वो नहीं भूल रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से करना नहीं भूल रहे हैं, उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब आपने कर लिया होता, थोड़ा रुक जाते, आप 10 दिन के बाद इसको डाल देते तब भी था। आप तुरंत उसको जो है शूट कराकर उसको डाल रहे हैं। और समीर जी, यही हुआ था जो बालासोर की दुर्घटना। जी हाँ, तब प्रधानमंत्री की भी रील बनी थी, बिल्कुल, रेल मंत्री की भी रील बनी थी। तो ये पूरा और रेल मंत्री तो एक दुर्घटना में स्कूटर से भागते हुए पहुंचे और खुद ही वहां पर खुद ही रील बनाने लगे थे। हाँ, रील बनाने लगे। तो ये पूरा, मतलब अकेले रील मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव नहीं है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही रील मंत्री है, ये समझ में आ रहा है। यानी रील कितनी ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री भी रहे, उनके साथ भी कैमरों की चमचमाहट जो है वो दिखाई पड़ रही है। पर ठीक है, प्रधानमंत्री को तो खैर शौक है फोटो खिंचाने का, तो उनका लगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री का शौक बाकी मंत्रियों को क्यों होने लग जाए भाई? इस पे एकाधिकार प्रधानमंत्री का क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सारे मंत्रियों को बुलाकर डांटना चाहिए कि भाई जो इस पे मेरा अधिकार है वो तुम लोग क्यों कर रहे हो? ये रील बनाने का काम और फोटोग्राफी कराने का काम प्रधानमंत्री का एक अधिकार है, उसको चुनौती क्यों दे रहे हैं राम मोहन नायडू या कोई वैष्णव साहब जो है वो, या कोई भी मंत्री क्यों इसकी चुनौती दे रहा है? ये प्रधानमंत्री को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए अपने मंत्रियों पर कि भाई जो काम मैं करता हूँ वो तुम नहीं करोगे। लेकिन अब राम मोहन नायडू टीडीपी के नेता हैं, अब उन पर बहुत सख्त एक्शन प्रधानमंत्री ले भी नहीं सकते हैं। हाँ, एक्शन तो सख्त नहीं ले सकते क्योंकि सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर भी अनुनय विनय तो कर ही सकते हैं ना कि भाई सरकार के आप एक पहिए हैं, आप उस पर सरकार टिकी हुई है, तो भाई थोड़ा हमारे ऊपर रहम करो।
मतलब ये काम हमको ही कर लेने जी दो। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर अमलेंदु जी राम मोहन नायडू भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, और वास्तव में इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह की घटनाओं के समय मानवीयता का परिचय देना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार पर ध्यान कम ही केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इससे हिल गई है। इतना बड़ा हादसा, ये देश का के भीषणतम जो विमान हादसे हैं उनमें से एक है, और पूरी दुनिया के जो बहुत बड़े हादसे हैं उनमें से एक है। सभी, एक को छोड़कर सभी यात्रियों की जान चली गई। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है। और यही नहीं, जिस जगह पर विमान गिरा है वहाँ भी कई लोगों की जान गई है। 25 लोगों की तो पुष्टि हुई है, इसके अलावा भी कई लोग अभी और हो सकते हैं जो जिनकी जान न बच पाई हो। कई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे, चूंकि उनका हॉस्टल था और वहीं पर वो लंच कर रहे थे। उसकी तस्वीरें भी बड़ी भयावह थी अमलेदु जी की, जहां वो लंच कर रहे थे उसमें कैंटीन में, वहीं पर आकर वो गिरा और कई लोग उसमें उसकी चपेट में आ गए। हाँ बिल्कुल, कई लोग उसकी चपेट में आ गए, उसमें से कई की मृत्यु भी हुई है। जी। आंकड़े अभी आना पूरे बाकी हैं कि उसमें कितनों की मृत्यु है। 265 का अभी तक बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 241 जो है वो उस विमान के यात्री हैं, उनमें 1 बच गए, और बाकी जो है वो उसमें हॉस्टल में जो हुए वो हुए। अभी समझिए कि कितना बड़ा देश का नुकसान है। हाँ। कि जो डॉक्टर तैयार होते कितने लोगों को बचाते, बिल्कुल, उनमें मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो उसमें बताया जा रहा है कि उनकी जाने गई हैं। तो ये गंभीर एक तरह से राष्ट्र का नुकसान जो है वो हुआ है। अब ये इसकी कैसे भरपाई होगी ये तो आने वाला खैर समय बताएगा, लेकिन इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और समझिए ये भी बहुत सारी बातें अब आ रही हैं कि भाई एक आकाश वत्स नाम के एक यात्री जो थे वो दिल्ली से अहमदाबाद तक किसी फ्लाइट से गए जी, और उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में इस विमान में जो कमियां थी उनके वीडियो बनाकर डाले हैं। हाँ। अपने सोशल मीडिया पर। कल हमने न्यूज पॉइंट में उसको दिखाया भी था, वो हम फिर से भी दिखा सकते हैं वो क्या करें। लगभग एक तो उनका 1 मिनट 37 सेकंड का लगभग वीडियो और एक कुछ 30 सेकंड के आसपास का वीडियो है, और उसमें बता रहे हैं कि इसमें कितनी खामियां इस जहाज में है। और फिर उन्होंने कल उसको डाला कि मैं इससे आया था अहमदाबाद तक और मैंने उसको डाला है, तो वो हम अपनी टीम से कहीं को दिखा दिया। ये देखिए साइड में चल रहा है वीडियो, ये है वो, हम लोग इसे फुल स्क्रीन भी दिखा सकते हैं कि वो क्या बताते हुए सुन पाए। तो ये वही विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और उससे पहले जब वो वहां जा रहा था अहमदाबाद पहुंचने से पहले का ये हाल है, और वहीं फिर आगे उसको लंदन तक जाना था, उसके बारे में ये बता रहे हैं। एक बार सुनते हैं, इसमें उनकी आवाज़ भी है, क्या कह रहे हैं वो, किस तरीके से उस विमान में खामियों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया है। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, here TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why I booked this flight again. एसी तक नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसे अनुभव एयर इंडिया की फ्लाइट में बहुत सारे लोगों को हुए होंगे, और ये कोई पहली शिकायत नहीं है, लेकिन उसमें तकनीकी खामियां हैं, दिक्कतें हैं, और इतनी दूर की फ्लाइट है तो क्या उसको बिना जांचे परखे ही भेज दिया गया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये उसी फ्लाइट की बात है, उसी जहाज की बात है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें वो बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि इन शिकायतों के बाद भी उसकी जाँच पड़ताल ठीक से नहीं हुई होगी। हाँ बिल्कुल, समझिए ऐसा ऐसा ही है कि इन शिकायतों के बाद भी जांच पड़ताल नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर ये दिल्ली से लेकर समझिए आए हैं
अहमदाबाद लगभग 2 घंटे का ये, और कम से कम 1 घंटा तो फ्लाइट अहमदाबाद में रुकी ही होगी। ये शिकायतें और यात्री ने भी की होगी। एक और जो है वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो उसी का है। उसमें बताया जा रहा है कि साहब एसी काम नहीं कर रहा है, और ये भी कह रहे थे कि एसी नहीं काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इतनी गर्मी में अगर एसी काम नहीं कर रहा समीर जी, और 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, गुजरात में वैसे ही गर्मी ज्यादा होती है, और वहां से अगर उड़ान भर रहा है और विदेश जा रहा है, लंदन जा रहा है, उसका एसी नहीं चल रहा है। आप समझिए कि कितने घंटे की यात्रा और उसका एसी नहीं चल रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर चूक थी, उसको जाने को दिया गया। तो यानी ये जो मेंटेनेंस की जो खामियां हैं वो है, जो चाहे वो टाटा की हो, एयर इंडिया की खामियां हो, और चाहे ये खामी एयरपोर्ट की हो, अडानी एयरपोर्ट जो है अहमदाबाद का, जिसकी भी हो, खामियां निश्चित तौर पर इस पर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, वो भी नहीं बचे। उनके जो पड़ोसी हैं, उनके परिजनों की तो अभी कोई बाइट नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई अभी उनका बयान नहीं आया है, लेकिन उनके पड़ोसी जो हैं वो उनको याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मिले थे और जाने से पहले भी मुलाकात हुई थी। सुनते हैं उनके जो एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर नयन शाह, वो किस तरीके से याद कर रहे हैं विजय रूपाणी को। विजय रूपाणी जा रहे थे लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन इस विमान हादसे के शिकार वो भी हो गए। उनके पड़ोसी हैं, विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहे और वो भी इस हादसे में शिकार हो गए। तमाम लोग हैं, 241 लोग, जिनमें 163 भारतीय थे और कई 53 ब्रिटिश नागरिक थे। पुर्तगाल के 7 लोग थे और कुछ अन्य देशों के लोग थे, कनाडा के भी थे, एक कनाडा के भी थे। तो ये कई सारे उसमें विदेशी यात्री भी थे, और उसको लेकर अब ये जो जांच हो रही है उसमें जो विमानन कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण वाली, उनके साथ भी ये जांच हो रही है, उनकी निगरानी में और उनके साथ में, कि क्या हुआ, हादसे की वजह क्या रही, क्यों हुआ। और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इस पर अपनी जो राय दे रहे हैं, उनके मुताबिक कि इसमें 3 तरह की खामियां हो सकती हैं। एक तो जहाज़ की अपनी खामियां हो सकती हैं, मौसम संबंधी हो सकती हैं, और टेक्निकल खामियां जो कि जहाज़ के भीतर की होती हैं। क्या वजह रही, क्या होगा, ये जांच के बाद पता चलेगा। अभी जो इसका मुख्य डेटा होता है, डेटा रिकॉर्डर होता है, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो नहीं मिला है। अब उसमें चूंकि रिहायशी इलाके में गिरा था तो काफ़ी देर तक वहाँ पर बचाव कार्य भी चले और अभी भी वहाँ से मलबे की सफाई हो रही है, लेकिन इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। बहुत ही भयानक घटना रही, जिसमें उड़ान भरते ही एयर इंडिया का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर ये दुर्घटना रही। इस बीच एक बड़ी खबर समीर जी आ रही है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि साक्षी टीवी है आंध्र प्रदेश में, उसमें एक कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट ने कुछ टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद उस साक्षी टीवी के दफ्तरों पर टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए थे, अंडे और डंडों से हमले किए थे। और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है कि कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव के एस.आर. 70 वर्षीय हैं वो उसके एंकरिंग कर रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, और जमानत देते हुए उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो टिप्पणी की ही नहीं, उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो भी कही जा रही है वो की नहीं, जब किसी और ने बयान दिया तो उनके खिलाफ मामला कैसे हो सकता है। तो यानी समीर जी, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारों में शामिल है वहाँ लोकतंत्र पर खतरे हैं, ये बात साबित हो रही है। और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी सरकार में शामिल है। तमिल और चंद्रबाबू नायडू जो है वो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिनके कोटे से राम मोहन नायडू जो है, जो अभी रील बनाकर डाल रहे थे सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो हैं। तो वहाँ की ये घटना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार को जमानत देते हुए राज्य सरकार पर बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि जब पूछा है आंध्र प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कि जब किसी और ने ये बयान दिया है तो उनके खिलाफ, यानी कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव के खिलाफ, ये किस तरीके से मामला दर्ज हो सकता है। जी, तो ये महत्वपूर्ण खबर है, और उस की कैसे वहाँ पर जो मीडिया हाउस पर हमले हुए थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आज सुबह तड़के ही आई, जब इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और वहाँ राजधानी तेहरान में कई जगह बमबारी की। अब उसके जवाब में ईरान की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। इस बीच एयर इंडिया ने उधर से जाने वाली अपनी तमाम विमानों को रोक दिया है, कैंसिल कर दिया है। और अलग अलग देशों के जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रही हैं। यानी अब ये जो ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई है, ये एक बड़ी लड़ाई की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने खुद को इससे अलग किया है और उसका कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान और
आरोप लगा रहा है कि ये इसराइल और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ ये लड़ाई छेड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ाई छिड़े हुए हैं। और जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खोमेनी, उन्होंने चेतावनी दी है कि इस हमले के बाद इजराइल को कड़वी और दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और खामेनी ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से इस्लामिक गणराज्य के सशस्त्र बलों का शक्तिशाली हाथ इजराइल को दंडित किए बिना नहीं जाने देगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इजराइल ने जो है वो जिन स्थानों पर हमले किए उनकी पुष्टि की और बताया कि राजधानी तेहरान और आसपास के क्षेत्र में सैन्य स्थलों पर उसने हमले किए हैं। नतांज शहर, जहां मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधा में विस्फोट है सुविधा है, वहां विस्फोट किया गया है। तबरीज शहर, जहां एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है और 2 सैन्य ठिकाने हैं, उनके पास विस्फोट किया है। तेहरान के दक्षिण में इस्फहान शहर है, वहां विस्फोट किया है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर है, वहाँ किया है। और तेहरान के पश्चिम में करामान शाह शहर है, वहाँ उसने ये किया है। और इसमें ईरानी मीडिया जो है उसने खबर दी है समीर जी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी जो है वो इजरायली हमले में मारे गए हैं, ये वहाँ किया है। और सरकारी समाचार आउटलेट है नूर न्यूज़, उसका कहना है कि खामनेई के सलाहकार जो है अली शमखानी योग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और तस्नीम जो है अखबार, उसके मुताबिक खत्म अनविया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली रशीद की जान चली गई है। ये जो है वहाँ यानी ये जो इसराइल की ओर से हमले किए गए हैं तेहरान में, उसके परमाणु ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर, उसमें कई प्रमुख कमांडर्स और सेना के बड़े अधिकारियों की जान गई है। यानी उनको टारगेट करके ये हमले किए गए हैं। और अब ईरान के जो धार्मिक नेता है आयतुल्लाह खमेनी, वो कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसराइल को। अमेरिका को भी उन्होंने चेतावनी दी है और जवाबी कार्रवाई वहाँ पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी पूरे मध्य पूर्व इलाके में स्थिति काफ़ी भयावह होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पहले से ही हमास के खिलाफ इसराइल की लड़ाई जारी है और इधर अब ईरान के खिलाफ भी उसने आक्रमण कर दिया है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है दुनिया, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका दावा यह है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो थी वो जंग रुकवा दी, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अब वो ये जंग जो है वो ईरान और इजराइल के बीच क्यों नहीं रुकवा पाए, जबकि उनकी वार्ता जो है, अमेरिका की वार्ता ईरान के साथ चल रही है जी, मतलब प्रोसेस में है वो वार्ता कि वह, और इजराइल से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया था। लेकिन जो एक बड़ी खबर है समीर जी इसमें में ये है कि कल अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को खाली कराया ईरान में। इसका मतलब अमेरिका को जानकारी थी कि कुछ ना कुछ होना है, वरना कल एम्बेसी खाली कराने का क्या मकसद हो सकता है। ये साफ तौर पे इसका मतलब अमेरिका की शय से ये हुआ है। और इसीलिए खामनेई जो है वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब जो भी हो समीर जी, जो भी इसके परिणाम भुगते या जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिखाई पड़ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, हमास और इजराइल के बीच चल ही रहा है। इधर इजराइल ने एक नया मोर्चा ईरान के खिलाफ खोल दिया है। पहले भी उस पर ईरान पर हमले किए थे, उसके जवाब में ईरान ने हमले किए थे। अब ईरान इसका जवाब देगा, चूंकि पहले जब ईरान ने हमले किए तो जवाब दिया था तो उसने कहा था कि हमने बताया है इजराइल को कि हम जो है आप पर कार्रवाई कर सकते हैं और आपने जो किया वो धृष्टता की है। अब जो इतना बड़ा हमला हुआ है समीर जी, तो ये एक गंभीर जो है मुझे लगता है कि विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं कि भारत का और पाकिस्तान के बीच उन्होंने बात रुकवा दी और जिसका भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है उनके बयान पर, लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं रुकवा पाए, इसको लेकर सवाल है कि आप यहाँ क्यों नहीं रुकवा पाए, जबकि नेतन्याहू तो बिना आपके दम पे एक कदम नहीं चल सकता, इजराइल एक कदम बिना अमेरिका के नहीं चल सकता। तो इसका मतलब कि आप बातें करते हैं शांति की और पूरी दुनिया में आग जो है वो अमेरिका भड़काता है जी। और दुनिया भर में लोग वहां पर ईरान और इस्राइल में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क कर रहे हैं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है और इस्राइल ने भी भारत में अपने दूतावास में रहने वाले और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बार ये भी खबर इस बीच में आ रही है कि ईरान पर इस्राइल के हमले के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कई उड़ानों का रास्ता बदल दिया है और कई विमानों को वापस भी बुला लिया है, यानी कई जो उड़ानें हैं कैंसिल कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने इस असुविधा के लिए खेद जाहिर किया है और जो उड़ानें प्रभावित हुई हैं इससे, जिनके रास्ते बदले गए या जिनको कैंसिल किया गया है, वो उनकी जानकारी दी गई है। ये भी कहा है कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। तो अब पूरी दुनिया भर में ये सतर्कता दिख रही है। जी अमलेदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक और बड़ी खबर आ रही है समीर जी, वो खबर ये आ रही है कि फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान को
एक बम की धमकी मिली और उसके बाद विमान को द्वीप पर आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी जी। ये भी एक खबर आ रही है। तो ये अब ये एयर इंडिया को मिली धमकी, इसका अहमदाबाद के उससे कुछ संबंध है या इसका भारत पाकिस्तान के उससे संबंध है या इसका इजराइल और ईरान से संबंध है, अभी इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल शुरुआती खबर है, ब्रेकिंग खबर है। इस पर जब कोई आगे आएगी सूचना तब हम अपने जी बिल्कुल कि थाईलैंड के फुकेट से आ रही थी और एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें बम की धमकी मिली और उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये अभी की खबर है। इसमें और जो अपडेट होता है उससे कुछ और अपडेट आता है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की ये खबर है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट को थाईलैंड के फुकेट से वो उड़ान भर रही थी, लेकिन बम होने की खबर के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और इधर इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए हैं, दुनिया भर में अब इस दोनों देशों के बीच लड़ाई को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि अभी उस पूरे मध्य पूर्व के इलाके में इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, आगे क्या होगा और एक क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, इसको लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच तनाव पिछले काफ़ी समय से बना हुआ है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका भी उसमें साथ दे रहा है और उसकी मिली भगत से ही इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने उससे अपने को अलग किया है। आज तड़के सुबह सुबह जब उसने हमला किया तेहरान में कई जगहों पर, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इन हमलों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान ये नहीं मान रहा है और उसका ये कहना है कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिले हुए हैं ईरान के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, ये उसका साफ साफ कहना है कि दोनों जो है वो मिले हुए हैं और इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी समझिए पूरी दुनिया से आने लगी हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने भी इसकी एक तरीके से कहा निंदा की और कहा कि शांति जो है बरतनी चाहिए। और जो फिलिस्तीनी हैं उनकी भी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चूँकि वो पहले ही उनको जो है काफ़ी करना पड़ रहा है संकटों का सामना, और ये अगर युद्ध और भड़कता है तो फिलिस्तीनियों पर और ज़्यादा संकट आ सकता है। तो और इसको अब देखना होगा। कुछ भी पिछली बार ईरान से जो मिसाइलें दागी रही थी तो केवल एक ही हताहत की सूचना मिली थी, और जो जेरिको में जो फिलिस्तीनी गाया से था तो उसके छर्रे लगने से उसकी जान चली गई थी। तो अब फिलिस्तीनियों को इसकी कोई सुरक्षा है कि नहीं है, मुझे लगता है कि ईरान इस पर अगर रिटेलिएट करेगा और जहाँ तक सूचना मिल रही है उसको करेगा, और खामनेई साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि हम इसका जवाब जो है वो ईरान को अमेरिका को देंगे। तो ये एक बड़ा खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ। अगर ऐसा होता है समझिए तो फिर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, ये इसको लेकर अब इन दोनों देशों के बीच जिस तरह से सीधे युद्ध की शुरुआत हो गई है, इसराइल ने वहाँ पर तमाम जगहों पर हमले किए हैं, परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान भी अब रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तब क्या होगा ये, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। लेकिन अमलेंदु जी, जैसे आप अभी संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो इन सारी परिस्थितियों में जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है या फिर इसराइल और हमास के बीच वहाँ पर फलस्तीनी नागरिक बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ये सवाल भी उठने लगा है कि संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता, उसकी ज़रूरत अब क्या रह गई है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इन युद्धों को किसी भी तरीके से वो रुकवाने में या उनको कम करने में, यहाँ तक कि युद्ध विराम कराने में भी नाकाम रहा है। हाँ बिल्कुल नाकाम रहा है। और समीर जी, जो आपको याद होगा कि जब इजराइल का तनाव बढ़ा गाजा में हमास के साथ, तो इजराइल ने के जो थे यूएन में प्रतिनिधि, उन्होंने तो सीधे सीधे यूएन महासचिव पर ही प्रहार कर दिया था। जी हाँ। और वहाँ यूएन कर्मियों को सहायता नहीं पहुँचाने दी जा रही है गाजा में जी। बड़ी मुश्किल से जो कुछ सहायता पहुँचवाई है, रेड क्रॉस के ट्रक जो खड़े हुए हैं। और एक तो घटना ऐसी आई कि वो रसद लेने के लिए थे, वो शरणार्थी जो शिविरों में रह रहे थे, वो जैसे ही पहुँचे तो उनके ऊपर इजराइल ने गोलाबारी कर दी। इस बीच जो समीर जी, जो संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA है, उसका कहना यह है कि इस्फहान शहर जो है उसमें परमाणु स्थल प्रभावित नहीं हुआ है। और वो कह रहा है, उसका कहना है कि उसने ईरानी अधिकारियों के साथ संचार के माध्यम से स्थापित किया है कि इस्फहान शहर में परमाणु स्थल पर इजरायली हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसने कहा कि फोर्जों में ईंधन संवर्धन संयंत्र भी अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। और ये भी कहना है उसका कि अपने हमले के दौरान जो नतांज शहर में परमाणु स्थल पर बमबारी की, लेकिन IAEA का कहना है कि वर्तमान में साइट पर विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये एजेंसी ने कहा है कि बुश शहर में एक परमाणु संयंत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब कि जो हमले किए इजराइल ने परमाणु संयंत्रों पर,
वो नाकाम रहे हैं परमाणु संयंत्रों पर हमले, भले ही जो है उनके दो प्रमुख सैन्य अधिकारी जो हैं ईरान के, वो इसमें उनकी जान गई। बिल्कुल, यानी जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु ठिकाने हैं, उन पर हमले टारगेट किए गए थे, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि वहां पर ईरान की मीडिया का यह कहना और ईरान की जो सरकारी मीडिया का कहना है कि उनको कोई नुकसान, IAEA का जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका कहना है कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने थे वो इस हमले में सुरक्षित है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस हमले में अब तक 5 लोगों की जान गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। इनमें ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर भोलमाली रशीद और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी शामिल हैं। तो ये इन कई बड़े कमांडर्स के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ 5 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है ईरान की सरकारी मीडिया ने, वहाँ की सरकार ने। और इस बीच ये भी खबर है कि इस हमले के बाद, इसराइल के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। और कच्चे तेल की कीमतें जो खबर आ रही है कि इनमें 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी अब तक दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, और अगर ये बढ़ता है तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इधर इस बीच जो अबू धाबी एयरपोर्ट है उसने कहा है कि इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद उड़ानों में व्यवधान जो है उसकी आशंका है। और ईरान पर इजरायली हमले के बाद उसने मतलब ये कहा कि अपना बयान जो उसने दिया है कि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उड़ानों में व्यवधान की आशंका है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी उड़ानों की नवीनतम स्थिति के लिए अपनी एयरलाइन से जांच लें। ये उसका कहना है अबू धाबी एयरपोर्ट का। समीर जी बिल्कुल, और चूंकि अभी बताया है कि एयर इंडिया ने अपनी तमाम उड़ानों को उधर से डाइवर्ट कर दिया है, ये तब कुछ उड़ानें कैंसिल भी की गई हैं और उन जहाज़ों से जा रहे यात्रियों के लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है एयर इंडिया की तरफ से, ये जानकारी दी गई है। तो ये इसको लेकर, और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल तो आया ही है, ये भी आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि ईरान से होने वाली जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो भी बंद हो सकती है अगर ये हमले जारी रहे। यानी दोनों के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में अगर ये युद्ध जारी रहा तो हो सकता है कि ईरान की तरफ से कच्चे तेल की आपूर्ति भी प्रभावित हो या बंद हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये फिर इसका असर पूरी दुनिया पर तत्काल रूप से पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और इधर समीर जी खबर ये आ रही है कि ईरान ने ड्रोन हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं इजराइल पे। और खबर ये आ रही है, जो मतलब इजराइल का दावा है, उसका दावा ये है कि इन हमलों को, ईरानी ड्रोन को रोकना उसने शुरू कर दिया है। और सीरिया के ऊपर जो है ड्रोन रोके गए हैं, सीरिया के जो वायु क्षेत्र वहाँ, और जॉर्डन का जो वायु क्षेत्र वहाँ भी इसको रोका गया है। ये उनका, इजराइल का दावा है। जी, तो जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से शुरू हो गई है और इसको लेकर अब दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है कि क्या ये जो ईरान और इसराइल के बीच ये ताज़ा लड़ाई है, पहले से ही संघर्ष में है पूरा मध्य पूर्व का एरिया, कहीं ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं धकेल रहा है। क्योंकि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो या फिर इधर इसराइल और हमास के बीच में, उनके बाद ईरान और इसराइल के बीच सीधी लड़ाई जब शुरू हो गई है तो इसका असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। छिटपुट लड़ाइयाँ और संघर्ष तो लगातार चल ही रहा था इसराइल का अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान पर सीधे हमला बोला गया है तब ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है। और इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि इजराइल में लगभग पूर्ण लॉकडाउन हो चुका है। जी, लगभग पूर्ण लॉकडाउन हो चुका है। नागरिकों से कहा गया है वो अपने घर में अंदर बंद रहे हैं, और स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सारे व्यवसाय बंद हैं, केवल आवश्यक चीज़ें जो है, सप्लाई जो है उसी को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। सेना हाई अलर्ट पर, और हजारों जो रिजर्व सैनिक हैं उनको सैन्य ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है इजराइल में। ये आपकी इस समय बड़ी खबर आ रही है। नवीनतम जानकारी ये है कि ईरान से लगभग 100 हमलावर ड्रोन जो हैं वो, उसकी आशंका है इजराइल को कि वो अभी इजराइल पहुंच सकते हैं, तो उनको रोकने का वो प्रयास कर रहा है। और ये कहा गया है कि इजराइल ने ईरान में 10 मिनट में वही किया था जो उसने हिजबुल्लाह के साथ 10 दिन में किया था। ये उनका, इजराइल का अपना दावा है। लेकिन वहाँ इजराइल जो है लंबी तैयारी कर रहा है लड़ाई की, और ये तैयारी ईरान की तरफ से भी है। ईरान जवाब देगा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मतलब ये नागरिकों से तैयार रहने, भोजन खरीदने और जो बंकर्स हैं उनके नज़दीक रहने के लिए कहा है, चूंकि देश आपातकाल स्थिति में है। जी, ये बड़ी खबर आ रही है। यानी समीर जी, इजराइल को मालूम है कि अब ईरान जो है वो पलटकर वार करेगा, तो वहाँ तैयारियां जो नागरिकों से कह दिया गया है कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए, बंकरों के पास रहिए, खाने पीने का इंतजाम रखिए। लगभग पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है इजराइल में। ये अभी की ताज़ा खबर। ये मतलब वहाँ पर इमरजेंसी की स्थिति है इसराइल में। इसका मतलब वो लंबे समय तक लड़ाई करने की तैयारी में है।
ईरान पर जिस तरह से आज सुबह हमला किया है और ईरान की ओर से भी जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए इसराइल में इमरजेंसी की घोषणा की गई है, आपात स्थिति की, और स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। बहुत जब ये हिदायत दी गई है लोगों को, नागरिकों को, कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले। और इधर बीच जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है इसराइल की तरफ से ईरान में, तो परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है। कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत ही भयावह दिख रही है कि क्या इन दोनों देशों के बीच छिड़ी हुई लड़ाई ये आगे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। बिल्कुल आगे प्रभावित करने वाली समीर जी, और अमेरिका भी लगता है कुछ घबरा सा गया है, क्योंकि उसने इजराइल में जो उसकी एम्बेसी, कल तो उसने ईरान से अपनी एम्बेसी खाली करा ली थी, अब उसने अभी जारी किया है जो अपना इजराइल में उसकी एम्बेसी है उसके कर्मचारियों को, कि चूंकि इजराइल और ईरान के बीच ये वार बढ़ सकती है, तो आप सब जो है वो सावधानी बरतें, व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, और ये कहा है कि मोर्टार और रॉकेट और मिसाइल से जो है हमले हो सकते हैं, इसलिए मौजूदा सुरक्षा स्थिति परिणाम स्वरूप अमेरिकी दूतावास ने सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्यों को अगली सूचना तक सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश दिया है। जी, ये है। तो ये एक जो संकेत मिल रहे हैं जिस तरह की एक और कहा है, जो इजराइल की सुरक्षा परिषद है उसने भी विदेश में रहने वाले इजरायलियों से कहा है कि वे इजराइल या यहूदी धर्म से जुड़े बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने से बचें, क्योंकि संभावित बदले की कार्रवाई हो सकती है। यानी पूरी दुनिया में इजरायली या यहूदी जहां बसे हुए हैं वो भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में इकट्ठा ना हो, यह इजराइल ने अपने नागरिकों से और यहूदियों से कहा है। जी, भारत में भी इजराइल के दूतावास ने अपने लोगों को सतर्क रहने, जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अलर्ट जारी किया है इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए। और जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, वो एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारियों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। इमरजेंसी की स्थिति, स्कूल कॉलेज बंद और ताबड़तोड़ हमले दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका ने ज़रूर इससे पल्ला झाड़ लिया है और अमेरिका ने भी दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है। कहाँ जाएगी ये लड़ाई, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। हाँ बिल्कुल समझिए, पूरी दुनिया चिंतित है कि ये लड़ाई अगर बढ़ती है तो ये काफ़ी खतरनाक मोड़ पर पहुँच सकती है। और चूंकि समझ लीजिए जिस तरीके से अब ईरान और फिलिस्तीन और जो मुस्लिम राष्ट्र है वो इन सबका जो एक बन रहा है, और जो इजराइल जिस तरीके से इजराइल ने इसको एक तरीके से कहा जाए समझ जी कि जो एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण करना शुरू किया है जी, और जिस तरीके से वो बेगुनाह नागरिकों की जान ले रहा है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ें उठने लगी हैं। और ये उकसाया है एक तरीके से इजराइल ने ईरान पर जो है हमले करके और उनके सैन्य ठिकानों पर हमले करके और परमाणु जो संयंत्र थे उन पर हमले करके उसने ईरान को एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसने उनको भड़काया है। तो अब देखना होगा कि इस पर ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करता है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो खबरें यही है कि इजराइल ने जो है वो अपनी तैयारी बचाव की शुरू कर दी। जी बिल्कुल, बचाव की तैयारी शुरू कर दी है और एक लंबे समय तक लड़ाई की तैयारी वहां पर चल रही है दोनों देशों के बीच। फ़लस्तीन के साथ वहाँ पर जो हमास के खिलाफ इस्राइल की लड़ाई है वो चल ही रही है, और इस बीच ईरान के साथ भी खुले तौर पर युद्ध शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय तक चलेगा जिस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जी अमलेदु जी, एक बड़ी खबर समीर जी, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश है उसमें एक आई है जी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव हैं डॉक्टर सनत कौल, उनका एक बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है और उसमें उनका कहा है कि DGCA ने एयर इंडिया को कई बार चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने दावा किया था बोइंग जो है 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पिछले साल से इसमें कई शिकायतें आ रही थी और अमेरिका ने इसकी इंक्वायरी भी की थी। यानी समीर जी, DGCA ने एयर इंडिया को पहले लिखा था कि आप जो है बोइंग के विमान जो है इनमें दिक्कतें हैं। हालांकि ये विमान जो था सिर्फ 11 साल पुराना था, जो 787 ड्रीम लाइनर कहा जा रहा है, तो ये उनका एक बड़ा बयान जो है अभी आया है। तो ये काफ़ी कुछ पढ़ते, मतलब जब जांच बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। हाँ, बयान आया है, लेकिन बोइंग को लेकर बहुत सारी शिकायतें पहले भी आई हैं और उसकी जो तकनीकी खामियों को लेकर कई वहाँ के अधिकारियों ने भी उसकी शिकायत की थी, वहाँ के CEO ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह की शिकायतें पहले भी आ रही थी। अब खैर उसका कारण क्या है जो अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ, कारण पता चलेगा जांच के बाद ही, लेकिन तकनीकी खामियों को लेकर शिकायतें आ रही थी और विमान के भीतर भी बहुत सारी खामियों की शिकायतें वहाँ जो पैसेंजर्स थे, यानी जब दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरा था तब भी आ रही हैं। और
ये कहा जा रहा है कि जब उड़ान भरने के बाद भी जैसे ही उड़ान भरा विमान ने तभी उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब जांच के बाद पता चलेगा क्या है, लेकिन बहुत ही भयावह घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और पूरी दुनिया को इसने स्तब्ध कर दिया है। और ये भी इससे एक सीख लेने की भी ज़रूरत है कि कैसे छोटी मोटी खामियां भी इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, उस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से गृहमंत्री का ये बयान आया है, जिसकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस काफ़ी उसकी आलोचना कर रही है कि दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करने के लिए ही सरकार होती है, एजेंसियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं और वो यही काम करती हैं कि दुर्घटनाएं न हो। बहुत कुछ पता लगेगा जब जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी इस घटना से पूरी दुनिया और पूरा देश स्तब्ध है। इस कार्यक्रम को फिलहाल